हेलो फ्रेंड्स, जो आपको ये भैंस दिख रही है, इस भैंस के बारे में आज आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। क्या इस तरह में किस तरह के इसके सिम्टम्स देखने को मिले हैं, किस तरह से इसका डायग्नोसिस करना है, क्या इसमें कौन सी तरह का इंजेक्शन ट्रीटमेंट लाइव आपको दिखाया जाएगा, किस तरह से इसका डायग्नोसिस किया है और डायग्नोसिस कैसे आपको करना भी चाहिए पशुओं का, उसके बाद में किस तरह का ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि जब यदि जो प्रैक्टिशनर हैं, वेटरनरी स्टूडेंट हैं, वो ये देखना चाहिए कि पशुओं के पास जाकर के पहले पशुपालक से हिस्ट्री लें कि पशु ने कितना खाना खाया, नहीं खाया। जिस प्रकार से ये भैंस चलने में दिक्कत कर रही है, जकड़न है, पूरी अकड़न है बॉडी इसकी, चलने में बहुत ही है, थोड़ी दूर चलती है फिर रुक जाती है, खाना पीना बिल्कुल भी नहीं कर रही है। जिस प्रकार से देखा होगा बांट भी पड़ा था, वो भी बिल्कुल नहीं खा रही है। और ये तो है ही है, ये तो हमें भी दिख रहा है, लेकिन पशुपालक से ये भी पूछना चाहिए कि इसको आपने क्या खिलाया था और ये कब से खाना पीना स्टार्ट कम किया है और कब से बिल्कुल भी जुगाली करना बंद कर दिया है, और इसकी उठने बैठने की क्या स्थिति है, वह आपको पशुपालक से भी ज़रूर पूछना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप गए और जल्दी जल्दी में जाकर के आपने 4 इंजेक्शन लिए और लगा करके वहाँ से रफू चक्कर हो गए पैसे लेकर के। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जितने भी पशुपालक हैं उनके साथ अच्छी तरह से बातें करनी चाहिए, उस तरह से उनसे पूछना चाहिए कि आपके पशुओं में क्या खिलाया, क्या उसे पिलाया। फिर आप उन पशुओं का अच्छा डायग्नोसिस करना चाहिए। जिस प्रकार से इसकी पहले तो आपको देखना चाहिए कि आँख की म्यूकस मेम्ब्रेन देखनी चाहिए, टेम्परेचर नोट करना चाहिए। जिस तरह से मैं इसका टेम्परेचर नोट कर रहा हूँ कान से, यदि जो लंबे समय से यदि फील कर रहे हैं वो कान से बता देते हैं, उन्हें कोई थर्मामीटर की कोई आवश्यकता नहीं होती, एक्यूट टेम्परेचर बताते हैं। थर्मामीटर जितना जो टेम्परेचर बताता है उतना वो हाथ लगा करके बता देते हैं कि इस पशु का इतना टेम्परेचर है। तो इस तरह से इसका टेम्परेचर मैंने नोट कर लिया। आँख की म्यूकस मेम्ब्रेन देखनी बहुत ज़रूरी होती है कि किस तरह की है, रेड है वो तो है ही है क्योंकि इसका टेम्परेचर है वो बढ़ा हुआ है। साथ ही साथ आपको उस पशु की रूमन की मूवमेंट भी करनी है, क्योंकि इसलिए करनी है क्योंकि ये खाना पीना नहीं कर रही है, जुगाली भी नहीं कर रही है। तो जुगाली खाना पीना नहीं कर रही है तो रूमन कितना चल रहा है, बिल्कुल गति बंद है या नहीं। तो इसकी जो रूमन की मूवमेंट, जो लेफ्ट फ्लैंक के अंदर जो हाथ डाल करके वैसे रूमन की गति कैसे नापी जाती है, चैनल पर डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, जा करके देख लें। तो मैंने रूमन की गति नापी, रूमन की मूवमेंट है वो मीडियम है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं चल रही है बट मीडियम चल रही है। तो ये तो कन्फर्म हो गया है कि इसको जो है वो हुआ है इसको वायरल इन्फेक्शन, जिसकी वजह से पशु चलने में भी दिक्कत कर रहा है, टेम्परेचर भी इसका बढ़ा हुआ है और आँख हैं वो रेड हो रही हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन की जगह जो वो भी रेड हो रही है। ऐसा नहीं है कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो सफ़ेद सी है या एनीमिया की शिकायत है, वो भी इस पशु में बिल्कुल भी नहीं है। तो इस पशु का जिस तरह से डायग्नोसिस किया है, इसमें क्या है कि चलने फिरने में दिक्कत, अकड़न, जकड़न, प्रॉपर खाना पीना नहीं कर रही है, जुगाली नहीं कर रही है, तापमान बढ़ा हुआ है और रूमन की गति है मीडियम। अब आपको क्या ट्रीटमेंट करना है वो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि कौन से इंजेक्शन आपको उस पशु को लगाने चाहिए ताकि उस पशु में अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। कभी भी यदि आप जाएं, जितने भी जो प्रैक्टिशनर हैं, वेटरनरी स्टूडेंट हैं, नए हैं, देखते हैं, तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और अपने मेडिसिन बैग के अंदर लगभग जो कौन सी मेडिसिन रखनी चाहिए उसके बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है। वह मेडिसिन आप अपने मेडिसिन बैग में ज़रूर रखें ताकि आपको किसी भी तरह का यदि कोई भी डिजीज़ या किसी भी तरह की बीमारी यदि आपको देखने को मिलती है या कोई पशुपालक यदि आपको कॉल करता है, वहाँ पर आप विजिट करते हो, जाते हो, तो आपको ऐसा नहीं रहे कि मेरे पास ये मेडिसिन नहीं है। और जितने भी जो आप सिरिंज निडल यदि आप उपयोग में लेते हैं तो उनका आप शाम को घर पर जाके उनका अच्छी तरह से स्टरलाइजेशन ज़रूर कर लें अच्छी तरह से। जिनको 50 से 60 डिग्री जो सेंटीग्रेड जो पानी का तापमान होता है उस पर गर्म करके और उसके अंतर्गत 15 से 20 मिनट तक छोड़ दें ताकि सिरिंज व नीडल अच्छी तरह से स्टरलाइजेशन हो जाए और फिर आप उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। नई सिरिंज नई नीडल का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने इंजेक्शन लिया वो CPM क्लोराजिन, जिसके अंदर 60 है, क्लोरफेनेरमाइन मेलेट, ये लिया है 10 ml, क्योंकि इसका बॉडी वेट था वो 300 kg के लगभग था, यानी 300 kg से ज़्यादा नहीं था। तो 10 ml से ज़्यादा आप CPM क्लोरफेनेरमाइन मेलेट इस पशु को इससे ज़्यादा न लगाएं।
तो शुरुआती स्टेज में आपको ये इंजेक्शन इसमें प्रयोग करना है। रही बात जो सेकंड इंजेक्शन इसमें लिया जाएगा कि ये देखना है कि कौन सा इंजेक्शन इसमें प्रयोग आपको करना है। तो अपने बैग के अंदर सभी इंजेक्शन होने चाहिए। देखो जितने भी जो इंजेक्शन हैं किस रूट से लगाए जाते हैं और कौन कौन से इंजेक्शन क्या क्या काम करते हैं, सीपीएम के बारे में डिटेल से वीडियो बनी हुई है। तो मैं सेकंड जो इंजेक्शन लेना आपको इसके अंदर एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी का भी प्रयोग करना है, क्योंकि एंटीबायोटिक का भी सख्त रोल है। साथ ही साथ आपको इसके अंदर दर्द है, सूजन है, चलने में दिक्कत है तो एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, ऐसा तो है नहीं कि आप ये तीनों इंजेक्शन 3 प्रकार के इंजेक्शन लेंगे। तो इसकी सुविधा के लिए आप जो निमोस्लाइड एंड पैरासीटामोल साल्ट का जो इंजेक्शन जिस प्रकार से डोलोवेन प्लस है, ये इंजेक्शन 12 से 15 ml के अंदर आपको लेना है। जिस प्रकार से मैंने लिया है निमोस्लाइड एंड पैरासीटामोल 15 ml के लगभग ये इंजेक्शन लिया है। और जो भी इंजेक्शन आप को मैं ले रहा हूँ वह इंजेक्शन आपको मैं लाइव ही दिखा रहा हूँ कि कौन कौन से ऐसे इंजेक्शन लिए। और जब यदि आप सिरिंज के अंदर लोड करते हैं इंजेक्शन तो उसके अंदर एयर नहीं रहनी चाहिए, हवा नहीं रहनी चाहिए। और साथ ही साथ यदि थोड़ा कम पड़ गया तो इसके अंदर मैंने मिक्स किया है फेविनिल इंजेक्शन, वही निमोस्लाइड एंड पैरासीटामोल साल्ट का इंजेक्शन है, वो इसके अंदर लेकर के 15 ml के लगभग, जो 12 से 15 ml के लगभग इसकी डोज बनाई गई है। तो ये इंजेक्शन भी इस पशुओं को लेना ज़रूरी है। तापमान बढ़ा हुआ था जो आपने मैंने बताया वो करना है। साथ साथ इसके अंतर्गत इंजेक्शन है सोडियम एसिड फास्फेट, जिसके अंतर्गत साल्ट हो, वह इंजेक्शन प्रयोग करना है 10 से 12 ml के अंदर। सोडियम एसिड फास्फेट का प्रयोग जिस प्रकार से यूरिमिन आता है, अदर इंजेक्शन आते हैं, जिस प्रकार से ये इंजेक्शन है उसी प्रकार कोई इंजेक्शन, बहुत प्रकार के ऐसे इंजेक्शन आते हैं जिसके अंदर साल्ट ये होना चाहिए जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। ये भी इंजेक्शन प्रयोग ज़रूर करना है। अब इस इंजेक्शन की जगह आप बेलामाइल प्रयोग न करें, क्योंकि पशु में इस प्रकार की दिक्कत नहीं थी कि रोमन की बिल्कुल भी गति ऐसी नहीं थी कि बिल्कुल बंद हो। तो इसमें सोडियम एसिड फास्फेट का बहुत ही अच्छा रोल है, जो अकड़न है, जकड़न है, टेम्परेचर भी है, तो इसमें अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ये इंजेक्शन भी आपको प्रयोग करना है। साथ साथ इसमें एंटीबायोटिक जो इंजेक्शन लगाया गया है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, जो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरियों पर काम करे, बैक्टीरियोसिडल एंटीबायोटिक, जिस प्रकार से एंड्रोफ्लोक्सासिन के बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। रही बात इस तरह के केस में आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का ही प्रयोग करना चाहिए। तो इसके अंतर्गत एंड्रोफ्लोक्सासिन जो ली गई है वो ली गई है 10 से 12 ml एंड्रोफ्लोक्सासिन। देखो ये वीडियो है, मैंने जितने भी आपको जो ये इंजेक्शन दिखाए हैं इसके अंदर आपको साल्ट भी बताए हैं ताकि आपको किसी प्रकार की दुविधा नहीं रहे। जितने भी आप यदि आप अपने पशुओं का जितने भी यदि आप ट्रीटमेंट करते हैं तो उन सभी इंजेक्शनों को आप एक साथ लोड कर लें। जितने भी जो इंजेक्शन होते हैं 3-4 जितने भी लोड होते हैं उनको एक साथ लोड कर करके और फिर लगाएं। अब जिस प्रकार से इंट्रामस्कुलर फर्स्ट इंजेक्शन लगाया जाएगा, सीपीएम जो है कि इंट्रामस्कुलर गर्दन के अंतर्गत लगा दिया जाएगा। पहले उसे अच्छी तरह से दबा लें और उसके अंदर एयर नहीं रहनी चाहिए और फिर आप उसे क्लिक कर सकते हैं। ये फर्स्ट इंजेक्शन लगे और फिर आप वहाँ पर थोड़ी सी मसाज कर दें। और सेकंड इंजेक्शन भी मैं यहीं पर गर्दन में लगाऊंगा कि कई बार बहुत इस प्रकार कमेंट्स करते हैं सर एक ही गर्दन में एक साथ कितने इंजेक्शन, तो आप देख लें कि दूसरा इंजेक्शन कितनी जगह छोड़ करके मैं लगाऊंगा। जैसे फर्स्ट इंजेक्शन लगाया गया था इधर, तो सेकंड इंजेक्शन आपको थोड़ी दूरी पर आपको गैप दे करके सेकंड इंजेक्शन भी वहाँ पर जिस प्रकार से सोडियम एसिड फास्फेट ये इंजेक्शन लगाया गया है, ये इंजेक्शन भी वहाँ पर क्लिक कर देना है। अब पुट्ठू में कैसे इंजेक्शन लगाया है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा कि पुट्ठू में ये इंजेक्शन लगाया गया है। जिस प्रकार से पुट्ठू के अंतर्गत इसमें इंजेक्शन लगाया जाएगा एंड्रोफ्लोक्सासिन, ये इंजेक्शन भी पुट्ठू में लगा देना है। लेकिन जब भी यदि आपके पास यदि कोई पशुपालक के पास यदि कोई ज़्यादा आदमी नहीं हो पकड़ने वाले, तो आप ऐसा नहीं कि वहाँ पर आप पशु को कहें कि आपको पूंछ पकड़ने वाला अलग होना चाहिए। वहाँ पर आप पशुपालक के साथ मिल करके उसके साथ अच्छी तरह से बातें करते हुए पूंछ पकड़ करके आप आराम से इंजेक्शन उस पशु को लगा सकते हैं। क्योंकि आप कभी भी वेटरनेरियन हैं तो आप कभी भी इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए आपको कि आपको ये इतने व्यक्ति होना चाहिए, यहाँ से पकड़ो वहाँ से पकड़ो। जहाँ तक यदि वहाँ पर लोग होते हैं वहाँ तक यदि आपके पास यदि कोई उपलब्ध नहीं है फिर भी आप खुद उस पशु के
साथ जितने भी कोई पूंछ पकड़ना है, कोई टेबलेट पकड़नी है, वो दूसरे हाथ से पकड़ करके और उसका पशुपालक का भी आपको साथ देना है, ताकि आपकी फील्ड में अच्छी बनी रहे। वरना यदि वहाँ पर जाकर के आप कहेंगे मैं तो ये इंजेक्शन दूसरे पकड़ने वाला होना चाहिए, पूंछ पकड़ने वाला दूसरा होना चाहिए, इंजेक्शन लगाते समय उसकी एयर बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, अंदर एयर बाहर कर देनी चाहिए, जिस प्रकार से नीमोस्लाइड इंजेक्शन उसके गर्दन में लगाया गया है। यदि आपको इस तरह की यदि वीडियो अच्छी लगती है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। देखो एक और बताना चाहता हूँ कि लगातार यदि प्रैक्टिकली वीडियो भी अच्छे नहीं लगते, बीच बीच में आपको प्रैक्टिकली वीडियो भी ऐसे मिलते रहेंगे आपके नॉलेज के लिए। थैंक्स, धन्यवाद।